अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। लीफ कलर चार्ट के आधार पर मक्के की फसल में यूरिया का इस्तेमाल। जायद तिल की अधिक उपज हेतु वैज्ञानिक तकनीक से बुआई। मक्के की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए खड़ी फसल की मांग के अनुसार उसमें यूरिया प्रबंधन करना जरूरी होता है। लेकिन किसान भाई फसल की मांग के अनुसार उर्वरक की मात्रा को ज्ञात नहीं कर पाते हैं और इसलिए कृषि वैज्ञानिकों ने फसल में यूरिया की मांग को जानने के लिए एक लीफ कलर चार्ट इजाद किया है, जिसके द्वारा जांचकर फसल में यूरिया की कमी और अधिकता का पता आसानी से लगाया जा सकता है। तो किसान भाइयों, लीफ कलर चार्ट से फसल में उर्वरक की मात्रा कैसे ज्ञात करेंगे, आइए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला कटिहार के मृदा विशेषज्ञ डॉक्टर रमाकांत से। अगर मक्के की अगर हम लगाना शुरू करते हैं तो उस समय हमें मक्के में क्या देना है। सबसे पहले बात की पूरे मक्का की फसल की अवधि में प्रति एकड़ 102 किलो ही यूरिया आपको का प्रयोग करना है और 188 किलो आप सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करेंगे और 34 किलो मेलोटा पोटास का प्रयोग करें। इससे आप बेहतर परिणाम पाएंगे। तो इस सिलसिले में हम इनको आप बताना चाहते हैं कि जो भी आप यूरिया का प्रयोग करते हैं आप उस पर एक दो तरह का सिम्टम लेकर दिखाई पड़े। एक तो आप फील्ड में जाते हैं, देखते हैं कि हमारी फसल किस अवस्था में है, हमारी पत्ती का रंग कैसा है। इसके लिए सबसे सही तरीका एक है, हमारे पास जो लीफ कलर चार्ट नाम से उपलब्ध है, उस लीफ कलर चार्ट को आप लीजिए, आप अपने पास रखें। किसान भाइयों, सबसे पहले आप इस बात को जान लें कि आखिर ये लीफ कलर चार्ट क्या है। लीफ कलर चार्ट एक ऐसा पत्रक है जो कि कृषि वैज्ञानिकों ने विभिन्न फसलों पर शोध कर पौधों की उर्वरक की मांग के अनुसार पत्तियों के रंगों को देखते हुए बनाया है। इसके रंगों की तुलना पौधे की पत्तियों के रंग से करने पर फसल में उर्वरक की कमी और अधिकता का पता लगा सकते हैं। उस सबसे ज़्यादा जब फसल बढ़वार की अवस्था में आती है, उस अवस्था में ये लोग यूरिया का जबरदस्त प्रयोग करते हैं और इतना अधिक मात्रा में प्रयोग करते हैं कि फसल की बढ़वार ज़्यादा हो जाती है। फसल थोड़ा सा भी अगर हवा का झोंका आता है होली के समय या उससे पहले की अवस्था में, तो ये फसल गिर जाती है और उनका पूरी तरह से उपज प्रभावित हो जाती है। यहाँ हमारा बेनिफिट ये होगा कि जब हम इस जो पौधे की आवश्यकता है जब भूखे, तभी हम यूरिया को खेत में पहुँचा पाते हैं। इससे क्या होगा, ये किसान भाई हमारे पूरा लगभग 2 बोरी में 1 एकड़ यूरिया को आप काट पाएंगे। लेकिन आप लोग जो प्रयोग कर रहे हैं, हम लोग प्रक्षेत्र में देख रहे हैं कि लगभग 6 बोरी के आसपास आप एकड़ में यूरिया पहुंचा दे रहे हैं, 5 से 6 बोरी तक पहुंचा पा रहे हैं। ये आपकी एक बहुत बड़ी नुकसान है। आर्थिक रूप से 4 बोरी का पैसे का नुकसान हो रहा है। साथ ही जो भी उससे कई तरह की गैसें निकल रही हैं, ये गैस वातावरण में जाकर कहीं न कहीं हमारे पर्यावरण को प्रदूषित कर रही है, जिससे तमाम तरह की बीमारियां हमारे क्षेत्र में, हमारे देश में, हमारे इस जैव मंडल पर दिखाई पड़ रही हैं। फसल से अच्छा उत्पादन मिले, इसके लिए किसान अक्सर बिना सोचे समझे अंधाधुंध मात्रा में यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, जो कि गलत है और इससे किसानों को आर्थिक हानि भी होती है। इस हानि से बचने के लिए किसान लीफ कलर चार्ट की सहायता से फसल की उर्वरक मांग के अनुसार
उसका प्रयोग कर सकते हैं। और आइए अब जानते हैं लीफ कलर चार्ट की प्रयोग विधि के बारे में। सबसे पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि सुबह इस कलर चार्ट का प्रयोग सुबह आप 9 बजे से 10 बजे जाइए, और कैसे आप इसका प्रयोग करेंगे इसका विधि हम थोड़ा आपको बताना चाहेंगे। सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि जो सूरज की किरणें पूरब की तरफ 9 से 10 बजे के आसपास पूरब से निकलती है, तो उसको अपनी पीठ के पीछे कर लेना है। और आगे हम ऊपर स्वस्थ पौधे को देखेंगे, मक्के को, जो मक्का का पत्ता जो है स्वस्थ अवस्था में हो, मतलब कि वहाँ पानी की कमी ना हो, कोई कीड़ा उस पत्ते को काटा हुआ ना हो, और पूरी तरह से स्वस्थ हो। यानी कि लगभग ऊपर से तीसरा जो पत्ता होता है वो पूरा स्वस्थ अवस्था में होता है। तो जब भी अब हमें इसको लीफ कलर चार्ट का उपयोग करना है, तो जैसे हम ये अपना लीफ कलर चार्ट लिए, सूरज की किरणें अगर इधर से आ रही हैं, पूरब से हमारी तरफ आ रही हैं, तो हम ले करके ऊपर से देखते हैं कि 1 2 3, अगर तीसरा पत्ता ये पूरी तरह से स्वस्थ अवस्था में है, इसको हम पकड़ेंगे इस तीसरा पत्ता को, और सबसे पहले नंबर 1 जो ये हमारा नंबर 1 कलर चार्ट है, इससे हम इसको मैच कराएंगे। इस पत्ता को ऊपर वाला पॉइंट यहाँ पकड़ेंगे और इससे मैच कराना शुरू करेंगे। हम देखते हैं कि हमारा ये जो पत्ता है इस कलर से थोड़ा सा ग्रीन हरा है। हम पुनः एक उसके पहले वाले में जाएंगे, पुनः उसके पहले वाले में, लगभग हम तीसरे कॉलम में जाते हैं, तो देखते हैं कि इसका कलर और इसका कलर सेम हमारा मैच कर रहा है। यानी कि इस दशा में हमको अपने किसान भाई अगर इस लीफ कलर चार्ट का उपयोग कर रहे हैं, तो पीछे आप पलटेंगे तो आपको लिखा हुआ है कि इस अवस्था में कितना आपको यूरिया का प्रयोग करना है। यानी कि अगर इस अवस्था में आ गया है तो आपको 25 किलो प्रति एकड़ की दर से यहाँ पर अगर आप यूरिया का प्रयोग करते हैं तो ये बेहतर परिणाम देगा। और ऐसे करते हैं, इसकी उपयोगिता हम बढ़ाते रहते हैं, और हर 10 दिन के अंतराल पर, हर प्रत्येक 10 दिन के अंतराल पर अपने क्षेत्र में जाकर के हम मक्के को पौधे को अपने इस लीफ कलर चार्ट से नापते रहते हैं। ये जब मक्का की पौधा जब 21 दिन की अवस्था की हो जाए, उसके बाद से हम शुरू कर देते हैं इसको नापना, और हर 10 दिन के अंतराल पर जब तक झंडा की अवस्था ना आ जाए उस समय तक हम मापते रहते हैं और देखते रहते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली एक बात और है कि आप कम से कम 10 पौधे को आप इस लीफ कलर चार्ट के माध्यम से नापेंगे, और नापने के बाद अगर उसमें से 6 पत्ते आपको इस कंडीशन में दिखाई पड़े तभी आपका उपयोग करना है। अगर 10 में से 10 पत्ते भी अगर इस तीसरा स्टेप के पास आ जाए तो आपको यूरिया का 25 किलो प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करना है। अगर इससे पहले वाली अवस्था में है तो आपको प्रयोग नहीं करना है। तो हमें कृपया इस पर ध्यान देना है, और यूरिया को हमको मिट्टी में नहीं देना है, हमको पौधे के लिए दे रहे हैं, हमको पौधे की आवश्यकता के अनुसार देना है, न कि मिट्टी की आवश्यकता के अनुसार। तो आप कृपया जब पौधा का डिमांड करें उस समय लीफ कलर चार्ट से आप मापिए और अपने आर्थिक स्तर सुधारिए, और पौधे की भी दशा को सुधार करके आप प्रयोग कर रहे हैं तो बेहतर परिणाम पाएंगे। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे राज्य के जिन किसानों के खेत खाली हैं और उनके पास सिंचाई जल की व्यवस्था है, तो वो ग्रीष्मकालीन तिल की बुवाई कर सकते हैं, जिसकी बुवाई का उपयुक्त समय चल रहा है। लेकिन आप इसकी खेती से अच्छा लाभ तभी ले सकते हैं जब जायद तिल की अधिक उपज देने वाली किस्मों का आप चुनाव करें। तो आप जायद तिल की वैज्ञानिक तकनीक से बुवाई कैसे करेंगे, आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एसपी शर्मा से। किसान भाइयों को सलाह देना चाहता हूँ कि अभी वर्तमान में जिनके खेत खाली हो गए हैं, बहुत बढ़िया उचित समय है कि किसान भाई अपनी खेत में अभी जिनके पास सिंचाई की सुविधा है
वो कम पानी और कम समय में गर्मी में तिल की खेती कर सकते हैं। इसके लिए ध्यान रखें 2-3 बार खेत की अच्छे से 2 बार कल्टीवेटर चला के खेत को तैयार कर लें। बारीक मिट्टी करें, थोड़ी मिट्टी इसमें बारीक हो तो अच्छा है, पाटा लगा सकते हैं। और उसके बाद तिल के लिए बहुत ज़्यादा भी खाद की ज़रूरत नहीं है। इसमें सामान्यतः 15 से 20 किलो यूरिया और करीब करीब 2 बोरी सुपर फास्फेट का इस्तेमाल हम करें। और जहाँ तक वैरायटी का सवाल है तो इसमें TKG 22 लगा सकते हैं, TKG 306 लगा सकते हैं। ये दोनों वैरायटी गर्मी के लिए अच्छी उपयुक्त हैं। इसके लिए बीज बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। किसान भाई यदि 1 बीघा में करीब करीब 1 किलो बीज की ज़रूरत है अधिकतम। बीज को फफूंदनाशक दवा से ज़रूर उपचारित कर लें, चाहे उसके लिए बीटावैक्स ले सकते हैं। वो भी 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज से हल्का पानी का छींटा मारते हुए और उसको अच्छे से उपचारित करें। तिल की दोनों पद्धति से बुवाई कर सकते हैं। सामान्यतः किसान को थोड़ी सी तिल में लाइन सोइंग में दिक्कत जाती है, तो किसान भाई चाहे तो छिटकवा पद्धति से भी बुवाई कर सकते हैं। क्यारी बना के 1 मीटर चौड़ाई पे लंबी कितनी भी हो क्यारी बना दें, जिससे पानी देने में सुविधा हो और बुवाई कर सकते हैं। और उसके बाद यदि नमी है तो ठीक है, नहीं तो बुवाई के बाद पानी हल्का सा पानी जरूर छोड़ दें। कतारों में बोनी करने पर सीड ड्रिल का प्रयोग किया जाता है तो बीज दर घटाकर 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखनी चाहिए। बोनी के समय बीजों का समान रूप से वितरण करने के लिए बीज को रेत, सूखी मिट्टी या अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद के साथ 1:20 के अनुपात में मिलाकर बोना चाहिए। कतार से कतार की दूरी 30 और पौधे से पौधे के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर रखते हुए लगभग 3 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए। नाइट्रोजन की शेष मात्रा पौधों में फूल निकलने के समय यानी कि बोने के 30 दिन बाद दी जा सकती है। यदि गंधक तत्व की कमी पाई जाती है तो वहां पर जिंक सल्फेट 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से भूमि में 3 साल में एक बार अवश्य प्रयोग करें। जहां तक बात सिंचाई की है तो फसल की मांग अनुरूप सिंचाई की आवश्यकता भूमि में पर्याप्त नमी बनाए रखने के लिए होती है। आइए बात करते हैं निंदाई गुड़ाई की। बोनी के 15 से 20 दिन बाद निंदाई में विरलीकरण की प्रक्रिया को पूरा कर ले। रासायनिक विधि से नींदा नियंत्रण हेतु एलाक्लोर 600 मिलीलीटर सक्रिय तत्व का छिड़काव पानी में घोलकर बोनी के तुरंत बाद किंतु अंकुरण की पूर्व करने से खरपतवारों को नियंत्रित किया जा सकता है। किसान भाइयों, यदि आप इन प्रबंधनों को अमल में लाकर तिल की खेती करते हैं तो आपको 200 से 250 किलोग्राम प्रति एकड़ उपज प्राप्त हो सकती है। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। लीची के बाग अपने राज्य में बड़े क्षेत्रफल पर है और जैसा कि अभी लीची के बागों में फूल आने लगे हैं और इसलिए लीची के बागों से अच्छी फलन लेने के लिए इस अवस्था पर बाग में लगने वाले हानिकारक कीटों की रोकथाम करना जरूरी होता है। तो आप लीची के बाग में इन कीटों की रोकथाम कैसे करेंगे, आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर RN लाल से। जैसा कि किसान भाई सब जानते हैं कि लीची एक बहुत ही आकर्षक और स्वादिष्ट फल है। इसकी घरेलू बाजार के साथ साथ विदेशों में भी हमारी लीची की काफ़ी मांग है। लीची के प्रमुख जो कीड़े हैं इनमें एक है लीची माइट, जिसे आप लाल मकड़ी के नाम से भी जानते हैं। यह बहुत बारीक और छोटे आकार की होती है जो पत्तियों की निचली सतह पर रहकर पत्तियों का रस चूसती है और पत्तियों पर जाला बनाती है, जिससे पौधों की बढ़वार बाधित होती है। तो आप इस कीट का नियंत्रण कैसे करें, आइए जानते हैं। इसकी रोकथाम करने के लिए सर्वप्रथम जैसे कि आपको जब तुड़ाई होती है, तुड़ाई के उपरांत और जो इसमें डिजीज ग्रस्त हैं टहनियाँ या ट्विक्स जो हैं, हमारी छोटी छोटी टहनियाँ हैं,
इनको कैंची से काट कर निकाल कर दूर ले जाकर जला देना चाहिए। जलाने के उपरांत जो पेड़ हैं इन पे कैल्थियन नामक दवा, इसे डिकोफाल भी कहते हैं, बाजार में उपलब्ध है। इसकी जो 0.2% का घोल बनाकर 2 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करके इसकी रोकथाम कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाई सल्फर जो है, वेजिटेबल पाउडर, सल्फर जो पाउडर आ रहा है चूर्ण, इसकी 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब तथा रोगार नामक दवा है, इसका 0.2% का दोनों को मिलाकर एक छिड़काव कर दें तो ये कीड़ा जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा दूसरा इसमें एक आता है लीफ रोलर, पत्तियां है, इसमें एक कीड़ा छोटा से भी है और अपने इसमें धागे जैसा रस्सा निकालता है और पत्तियों को मोड़ के बांध देता है। इसकी रोकथाम के लिए जो किसान भाई है निवाक्रान 0.2% 2 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव कर दें। इसके अलावा इसमें एक कीड़ा प्रमुख रूप से आता है फलों पे, जिसे हम लीची बग के नाम से, ये कत्थई लाल रंग का होता है, उड़ने वाला कीड़ा होता है। ये नई कोपलें जो हैं इसको चूसता, रस चूसता है तथा फलों का जो छोटा फल है, फूल है, इसके रस को चूसता है। छोटी अवस्था में अगर ज़्यादा इसका प्रकोप है तो फल को चूस लिया तो फल ही गिर जाता है। इसके अलावा बड़ी अवस्था में भी ये बैठता है, तो जिस साइड में जिस जगह ये बैठता है वहाँ पे चूसने के बाद एक कत्थई रंग का धब्बा से पड़ जाता है और वही आगे जब फल बढ़ता है तो वहीं से फट जाता है और ये फल की गुणवत्ता को खराब कर देता है। तो इस कीट की रोकथाम के लिए सर्वप्रथम जो सितंबर आखिर या अक्टूबर में निवाक्रान, और साथ में इसमें एक रस्ट भी आता है जो फंगस की वजह से होता है, इसलिए निवाक्रान ले लें 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से और 0.3% ब्लाटैक्स, तो 3 ग्राम प्रति लीटर, दोनों को मिलाकर एक छिड़काव करने से रस्ट का और इसका रोकथाम हो जाता है। इसके अलावा एक प्रमुख किसान भाई देख रहे हैं उनके तने में छेद करने वाला कीड़ा भी आता है, जिसे हम गिडार कहते हैं, इंदरबेला गिडार के नाम से जानी जाती है। ये तने के और जो मोटी टहनियाँ हैं और जहाँ जुड़ा है टहनियाँ, जॉइंट पे छेद करके काफ़ी बुरादा मालानुमा निकाल देती है, जो लटका रहता है। किसान भाई पहचाने, इसका मैल है जो बुरादे के रूप में लटका रहता है। इस कीट का प्रकोप होने पर पौधे या वृक्षों के तने कमजोर हो जाते हैं, जिससे तेज हवाओं के चलने पर शाखाएं टूटने लगती हैं। साथ ही ये मुख्य पोषक तत्वों के मार्ग में अवरोध पैदा करता है, जिससे कि पोषक तत्वों की मात्रा ऊपर टहनियों तक नहीं जा पाती और पौधों या वृक्षों पर फलन कम होता है। तो इस कीट का प्रभावी नियंत्रण आप कैसे करें, आइए जानते हैं। इस बुरादे को साफ कर लें और एक साइकिल तीली या तार ले लें, उससे छेद को साफ करके इसमें मिट्टी का तेल ले लें, लूज भिगो के इसमें छेद में बंद कर दें और खेत में गीली मिट्टी गीली कर ले, छेद को बंद कर दें, तो यह कीड़े का प्रकोप, इस तरह कीड़ा अंदर ही अंदर मर जाता है और आपका पेड़ सुरक्षित है। क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ, इस तना छेदक या गिडार जो इंदरबेला, प्रभाव इसका बढ़ने पे ये पेड़ को ही सुखा देती है, इससे पेड़ में फसल नहीं आती है, बहुत कम आती है, धीरे धीरे पेड़ मर जाता है। तो इसकी रोकथाम भी करना अति आवश्यक है। हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है चाना जिला बक्सर के कृषक हरेंद्र कुशवाहा ने। यह नेनुआ की उन्नतशील किस्में और बुवाई विधि के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो हरेंद्र कुशवाहा जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाई, अभी जो सब्जी उत्पादक किसान हैं वो अगर नेनुआ की खेती करें तो निश्चित तौर पे वो समय से पूर्व उनका जो उत्पाद है वो बाज़ार में होगा। जो लगाने का उचित समय है वो आप जनवरी से अगर शुरू कर देते हैं नेनुआ की खेती, तो निश्चित तौर पे आप उस वक्त के बाज़ार को पकड़ पाएंगे जिस वक्त बाज़ार में नेनुआ का अच्छा रेट मिलता है। इसके साथ साथ ही आप अगर बाद में भी लगाना चाहते हैं तो जनवरी से लेकर मार्च तक आप गर्मा नेनुआ की खेती कर सकते हैं। ये गर्मा मौसम है। तोरई यानी नेनुआ की अधिक उपज के लिए आपको खेत तैयारी पर विशेष ध्यान देना होता है, जिसमें खाली खेत में सबसे पहले एक गहरी जुताई करें। उसके बाद अवांछित फसल के अवशेषों को खेत से बाहर निकालकर नष्ट कर दें। इसके बाद 150 से 200 क्विंटल गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डालकर 2 बार उथली जुताई करें। इसके बाद मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों का प्रयोग करें।
भाई अगर आपने मिट्टी की जांच कराई तो अच्छी बात है। अगर आपने मिट्टी की जांच नहीं कराई है नेनुआ की खेती के लिए तो आप 100 किलोग्राम नत्रजन और 60 किलोग्राम स्फूर और 60 किलोग्राम पोटास की मात्रा का उपयोग करेंगे, जिसमें से जो आपका नत्रजन है उसका 1/3 भाग और स्फूर और पोटास की पूरी मात्रा आप बुआई के समय लगा देंगे। उसमें जब आप रोपने जाएंगे खेत में उस वक्त में उस मात्रा का प्रयोग करेंगे। शेष जो नत्रजन की मात्रा है उसको 2 बराबर भागों में बांट करके आप अपने खेत में ऊपरी निवेशन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको अच्छी उपज प्राप्त होगी। तोरई के अच्छे उत्पादन में उन्नत प्रजातियों का अहम योगदान होता है, अतः इसके लिए विश्वसनीय स्थानों से ही बाजों की खरीदी करनी चाहिए। कौन कौन सी किस्में हैं जो उपयुक्त होंगी, तो उसमें राजेंद्र नेनुआ 1, राजेंद्र सुप्रिया, पूसा चिकनी जो है अच्छी किस्में मानी जाती हैं। तो जहाँ से भी आप बीज खरीदें वो आपका विश्वसनीय स्रोत होना चाहिए। आप बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से बीज प्राप्ति के लिए संपर्क कर सकते हैं। आपके ज़िले में जो निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ से आप बीज प्राप्ति के लिए संपर्क कर सकते हैं। इन किस्मों का 3 से 4 किलोग्राम बीज अगर आप लेते हैं तो आपकी खेती 1 हेक्टेयर में हो पाएगी। बीज उपचार करना आवश्यक है। बीज को रात भर जो है जूट के बोरे में डाल के अगर आप फुलाते हैं तो अच्छी बात होगी। उसके बाद जब आप बीज लगाने जा रहे हैं तो ये ध्यान देना है कि जो दोपहर का धूप है वो जब निकल जाए, थोड़ा सा दिन जब ढलने की ओर जाए तभी लगाना चाहिए। तोरई की बुआई 1 मीटर कतार से कतार और बीज से बीज की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर रखते हुए करना चाहिए। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। आम के बाग में मॉल फॉर्मेशन रोग की समस्या और इसकी रोकथाम। ग्रीष्मकालीन पालक की अच्छी पैदावार हेतु वैज्ञानिक बुवाई प्रबंधन। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी बिहार, झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है anndatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।